नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव इस विषय पे चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों और आधुनिक भारतीय भाषाओं को समझने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम भाषा के इतिहास की ओर दृष्टि डालें। मैं अपने चैनल अर्थात के माध्यम से आपको यह जानकारी दूंगी। हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत से है। हम सभी जानते हैं हिंदी संस्कृत के गर्भ से ही जन्म लेती है। सबसे पहले हम इस उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास को समझ लें। यहाँ इस चार्ट में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कब कैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। संस्कृत का काल माना जाता है मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का समय 1000 ईस्वी के से शुरू माना जाता है और जो अब तक हम उसको मान सकते हैं। संस्कृत के 2 रूप रहे हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत, जिसमें हमें वेद और बाकी साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। पाली जो है उसमें बुद्ध के उपदेश हमें प्राप्त हैं। प्राकृत में हमें जन सामान्य की भाषा का स्वरूप मिलता है और अपभ्रंश जो है उसको हम मोटे तौर पर मान सकते हैं कि लोक भाषा के रूप में ही रही, लेकिन आगे चलकर इससे ही हिंदी के विविध रूपों का विकास हम देख पाते हैं। आइए थोड़े विस्तार से इस विषय पे हम चर्चा करें। हिंदी का क्रमिक विकास किस तरह से रहा है? हिंदी भारोपीय परिवार के आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का क्रम इस प्रकार है: संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी से उनके या उत्तर भारतीय भाषाओं से उनके स्वरूप का जो अंतर हमें दिखाई देता है। भाषा वस्तुतः नदी के धार के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो वह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रकृति है। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, जो लिखित भाषा हमें प्राप्त हुई है। इसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। इसके 3500 वर्षों से अधिक के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित किया जा सकता है। आइए देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और उसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और इसका काल है 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पे पहले हम चर्चा करेंगे, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ये 1000 साल का है और इसमें 2 प्रमुख रूप से हमें 2 संस्कृत के रूप मिलते हैं, जिनको हम एक को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, दूसरे को लौकिक संस्कृत। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि की संस्कृत साहित्यिक रचनाओं का सृजन हुआ था। पाणिनि ने, जो कि बहुत बड़े व्याकरण थे, ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक के नामों से 2 प्रकार के संस्कृत का उल्लेख पाया जाता है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है। 1000 वर्ष के इस कालखंड को संस्कृत के स्वरूप के आधार पर 2 निम्नलिखित भागों में विभाजित करके हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत, और दोनों 500 वर्ष मोटे तौर पर उसको हम मान सकते हैं। आइए पहले वैदिक संस्कृत को समझें। वैदिक संस्कृत का समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। 500 साल का यह काल है और इसमें मूल रूप से जो वेद हमें प्राप्त होते हैं, जो आदि ग्रंथ माने जाते हैं हमारे यहाँ के पुराने, सबसे मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार के प्राचीनतम कृति ऋग्वेद में प्राप्त होता है। उसके बाद आए हुए ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में ही हुई। हालांकि इनकी भाषा कुछ समय में बदल चुकी थी, तो थोड़ा सा अंतर आप उसमें देख सकते हैं।
तो वेदों की के संस्कृत भाषा में और बाद के ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की संस्कृत भाषा में पार्थक्य आपको साफ नजर आएगा। इसके बाद लौकिक संस्कृत क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का काल है ये। इसमें दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ था, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, जो लोक के बीच प्रचलित था। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं लौकिक संस्कृत में हुई है, यानी साहित्यिक रचनाओं की भाषा जो है वह लौकिक संस्कृत है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप में से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में पर्याप्त अंतर आता चला गया, और ये जो अंतर आया वही आगे जाकर लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिफलित होता है। संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक और परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित होने लगी। लौकिक संस्कृत से ही हम देखते हैं कि 3 तरह की भाषाओं का विकास होता है। एक पश्चिमोत्तरीय लौकिक संस्कृत, मध्य देशीय लौकिक संस्कृत और पूर्वी लौकिक संस्कृत, जो कि धीरे धीरे पाली की ओर जाती हुई भाषा की तरह लगती है। आइए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद हम अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को समझें। इसका काल 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी यानी 1500 वर्षों का है, और इसके अंतर्गत 3 प्रमुख भाषाएं हमारी दृष्टि में आती हैं, वो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय जो भाषा का रूप सामने आया उसे हम तीनों भाषाओं को मिलाकर प्राकृत ही कहते हैं। प्राकृत के वर रुचि तथा व्याकरणों ने प्राकृत भाषा की प्रकृति संस्कृति को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति मानी कि वो संस्कृत से थोड़ी तरह, इसलिए प्राकृत भाषा माने। इसके लिए वरुचि का एक श्लोक है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवं तत् आगतं वा प्राकृतम, यानी प्रकृत संस्कृति संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषाओं का आगमन हुआ है। मध्यकाल में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित होती है, और वो आपके सामने स्पष्ट है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आइए अब हम इन तीनों भाषाओं पर बहुत जल्दी से एक दृष्टि डालते हैं। पाली का समय 500 साल का लगभग माना गया है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहें कि सरल होते होते ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसे श्रीलंका के लोग मागधी भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा जो है वो बोलचाल की पाली ही रही है। हमने देखा कि वैदिक लौकिक संस्कृत में जो बोलियां थी क्षेत्रीय वो 3 थी। इस काल तक आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई, और उसमें एक और जुड़ गई, दक्षिणी। पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वी पहले ही थी, बाद में आकर उसमें दक्षिणी का योग हो गया। तो इस तरह से बोलियों का स्वरूप भी अलग अलग विकसित हो रहा था। आइए अब हम प्राकृत को देखें। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। इसे हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा परिवर्तित हुई और उसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहजी बोली समझी जाती थी, वह स्वभावतः प्राकृत कहलाई। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिसमें शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के मुख्य 5 भेद स्वीकार किए हैं। अभी तक हमने देखा कि बोलियों का स्वरूप 4 हुआ था, लेकिन अब हम 5 पाते हैं। शौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा और सूरसेन के आसपास मध्य देश की भाषा थी। पैशाची प्राकृत, जो कि सिंध की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, महाराष्ट्र और विदर्भ की। मागधी, मगध की। और अर्धमागधी प्राकृत कौशल प्रदेश की भाषा थी। ये उत्तर भारतीय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर उन बोलियों का नामकरण शुरू हो गया था। आप देखेंगे कि इसी क्रम में आगे जाकर हम इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं को निकलता हुआ पाते हैं। प्राकृत के बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है, और इसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। कुछ दिनों बाद प्राकृत में परिवर्तन होता गया और लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत यानी जो बोला जा रहा था, बोलने वाले
प्राकृत का परिवर्तन और विकास होता गया। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा है। इसे वो अपभ्रष्ट भाषा भी कहते थे और अपभ्रष्ट शब्द से ही अपभ्रंश शब्द भी इस शब्द उत्पन्न होता है। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ। विभिन्न प्राकृतों से ही इनकी क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। आगे हम देखेंगे कि अपभ्रंश के कितने रूप, 5 से फिर आगे बढ़कर किस तरह से 7 होते हैं। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विविध प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए हैं, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं का जन्म हुआ है। देखिए एक एक करके हम देखते हैं। यहीं से आपको वो आधार मिल जाएगा जहां से उत्तर भारत की विभिन्न आधुनिक भाषाएं जन्म लेती हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकलती है। पैशाची अपभ्रंश, जिससे लहंदा और पंजाबी। ब्राचट, जिससे सिंधी। खस, जिससे पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी। मागधी अपभ्रंश, बिहारी, बांग्ला और उड़िया असमिया का स्रोत है वो। और अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। अब हम इस पूरे चार्ट में जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास हमारे भारत में इतनी अपभ्रंश के रूप थे और उससे इतनी सारी बोलियां विकसित हो रही थी। ये ठीक उस नदी की धार की तरह थी जो लगातार, या हम कह सकते हैं कि ये जड़ों की तरह है जो लगातार जब बढ़ती है तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। मागधी में बिहारी और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। यहीं से हिंदी की बोलियों का भी विकास होता है। अब हम आधुनिक भाषाओं, भारतीय आर्य भाषाओं पर आए तो 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं जो विकसित हुई थी वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हुआ। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं यथा जो पीछे हमने देखा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी आदि का जन्म हुआ। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उपभाषाओं तथा इनसे विकसित कई क्षेत्रीय बोलियां जैसे ब्रज भाषा, जयपुरी, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि को हम समग्र रूप से हिंदी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हिंदी भाषा का जन्म प्राच संस्कृत से लेकर आधुनिक काल की हिंदी तक होता है। धन्यवाद।